बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम जो वन शॉट लेक्चर पढ़ा था दैट इज रिलेटेड टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सबको कवर किया था। नाउ मैंने सेकंड जो अब हम लोग सेकंड वन शॉट लेक्चर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए और इसका सेकंड पार्ट दैट इज रिलेटेड टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेटे जैसे है कि आपको आइडिया है कि मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जब आपको कंप्लीट करता था, एल्केन कंप्लीट करता था, उसके बाद मैंने आपको वन पेज एल्केन की समरी शो करवाई थी। सिमिलरली एल्कीन और एल्काइन पे शो कराया था। इसी तरीके से बेटे ऑर्गेनिक का हर चैप्टर ऐसे होगा कि पहले आप उसको एक दफा देखोगे, डिटेल देखोगे, बाद में आपको वन पेज समरी मिलेगी। वो सारे के सारे लेक्चर रिएक्शंस जो मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किए वो आपको वन पेज के अंदर मिल जाएंगे। सो बेटे आप लोगों ने स्टार्ट से एंड तक मेरे साथ रहना है, चीजें नोट डाउन करनी है और इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड भी ऑलमोस्ट को 66 के करीब क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हुए हैं। बेटे सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होता है और इनको हम लोग आल्सो कॉल्ड एज द एरीन्स। बेटे जो एरीन्स है ना, एरीन्स बेसिकली बेंजीन रिंग की वजह से कहते हैं। और जो एरीन टर्म है ना, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, एराइल प्लस इन यानी एल्कीन से ना, यानी एल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड की वजह से इसको इन से रिप्रेजेंट किया जाता है और एराइल बेसिकली बेंजीन की वजह से कहा जाता है। तो जिनमें पर्टिकुलरली बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, सच क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज द एरीन्स कहेंगे उनको। बेटे ये इसका नाम एरोमा मीनिंग के ये फ्रेग्रेंस है, बट मेनी एरीन्स लाइक बेंजीन, टोल्यूइन एंड आर टॉक्सिक एंड नॉट प्लेजेंटली फ्रेग्रेंट। बेटे पुराने यानी अगर आप प्रीवियस एरास की बात करो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी स्मेल की बेस पे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे कैटेगराइज किया जाता था। तो बेटे जैसे कि हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड है जो जैसे सिनम एल्डिहाइड, उसकी सिनामोन लाइक जो है ना वो स्मेल होती है, बेंज एल्डिहाइड की एलिमेंट लाइक स्मेल होती है, तो स्मेल की बेस पे उनको कैटेगराइज किया। लेकिन बेटे बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, और इसी तरीके से आपके पास एक है कंपाउंड जिसे हम पायरिडीन कहते हैं, जिसकी बहुत फाउल स्मेल होती है। तो बेटे स्मेल की बेस पे हम इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। अब बेटे एरोमेटिक कंपाउंड ये किसकी बेसिस पे, स्ट्रक्चरल लेवल है, नॉट अ नेजल वन। हम स्ट्रक्चर की बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। उसके लिए हम लोग ने चीजें पढ़नी है कि कौन से स्ट्रक्चरल कंडीशंस हैं कि जिसकी बेस पे आप एरोमेटिक कहते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बताया था क्या, कि वो मॉलिक्यूल का प्लेनर होना है, साइक्लिक होना, वो कॉन्जुगेटेड होना और वो हक्कर रूल को बे करता हो। ये है स्ट्रक्चर लेवल। बेटे माइकल फैराडे ने आइसोलेट किया बेंजीन को ऑयली गैस पाइप रेजिड्यू एंड कॉल्ड एज द बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। बेटे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि कार्बन इन रेशियो हाइड्रोजन। बेटे माइकल फैराडे ने क्या किया, देखो आपको पता है प्रीवियस जमाने के अंदर, ओल्ड इरास के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी कॉमन नहीं थी तो लोग जो ना वो इल्यूमिनेटिंग गैसेस यूज करते थे, उनकी बर्निंग से लाइट जो है मिलती थी। तो बेटे उसको उसके लिए क्या है कि उसने ये देखा कि बेटे पाइप्स के अंदर ना उसको कुछ जो है ना वो ऑयली जो है ना वो चीजें मिली, और वो जो ऑयल था बेसिकली वो कोल तार हो गया और वेन ऑयल हो गया, और बेटे ये एरोमेटिक कंपाउंड बेस्ड होते हैं। तो उसने पाइप से उस ऑयली गैस पाइप से उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके एरोमेटिक कंपाउंड्स का बताया। और बेटे लास्ट ये जो बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन है, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 1:1 होगा, जिससे उसने क्या किया, एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक जो है ना वो जज किया और बताया। अच्छा, अब बेटे नेक्स्ट यदि जो हमारा मिर्चरलिच जो है ना, इसने क्या किया, बेंजीन को बाय हीटिंग बेंजोइक एसिड विद लाइम। बेटे आपको पता है कि दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कि हम लोगों ने यहां से क्या करना है, CaCO3 को यहां से क्या करना है बेटे, आपने इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर दो। और बेटे जब इसको निकालोगे तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का निकलना, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर बना रही है। बेटे इसका एम्पिरिकल फार्मूला में CH मिला और हॉफमैन ने इसको किसमें ऑब्जर्व किया, बेटे कोल तार आप जानते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल को जब आप कोक में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसका बाय प्रोडक्ट होता है। और कोल तार से हमें बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और ये वाले हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं। ये बेटे फर्स्ट इनका इंट्रोडक्शन। बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो बेंजीन के बारे में कहा जाता है ये रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। बेटे याद रखिएगा, रेगुलर प्लेनर का मतलब होता है, रेगुलर का मतलब होता है कि उसकी सारी की सारी लेंथ, ऑल द लेंथ्स आर इक्वल। बेटे प्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में इसके एटम होते हैं। और प्लेनर स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज को प्लेनर स्पीशीज कहा जाता है, बेटे वो स्पीशीज हमारी प्लेनर होती है जिसमें ऑल एटम्स, जो सारे के सारे एटम्स क्या हो, ऑल एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो, दे आर कॉल्ड प्लेनर। बेटे रेगुलर का मतलब होता है कि इसमें ऑल द साइड्स
लीजिए ऑल द लेंथ्स जो है वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, आर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है जी। और बेटे हेक्सागोन बेंजीन कितना होता है, बेटे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 5.5 होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है। बेटे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह क्या है कि आपको पता है बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटे वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन उनके ऊपर ज्यादा होती है, तो दूसरे मॉलिक्यूल उसके साथ स्टैकिंग की फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म के अंदर जुड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, जिसके से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बेटे ये वाटर के अंदर सॉल्व होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर बेटे क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबलाइज होते हैं, क्योंकि हमारा बेंजीन इटसेल्फ एक नॉन पोलर कंपाउंड है। बेंजीन इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, मतलब ये जो सारे के सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखे हैं इनके अंदर बेंजीन क्या होता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये इनऑर्गेनिक है और आपको पता है ये भी नॉन पोलर, और आयोडीन भी क्या है हमारा नॉन पोलर है। बेटे हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, बर्न विद अ ल्यूमिनस एंड सूथी स्मोकी फ्लेम। बेटे आपको पता है अगर ये बहुत इन्फ्लेमेबल है, इसके वेपर्स जो होते हैं बहुत इन्फ्लेमेबल होते हैं, बड़ी जल्दी आग को जो है ना कैच करते हैं, फायर करते हैं, फायर को कैच करते हैं। और बेटे ये ल्यूमिनस या सूथी फ्लेम की वजह क्या होती है कि हमने पढ़ा था परसेंटेज कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बेटे अगर आप लोग क्या करो C6H12 दिस इज हेक्सीन, और C6 and H10 दिस इज हेक्साइन, और बेटे C6H6 को ले लो आप, परसेंटेज कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो ले लो बेटे, यहाँ पे 6/12 या 6/10 और ये 6/6, तो बेटे आपको पता है कि यहां पर किसका आंसर ज्यादा आने वाला है, बेटे बेंजीन, इसमें परसेंटेज कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो ज्यादा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। बेटे ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसका पेक्यूलियर स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होती है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको नजर आ रही है 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यानी रिलेटिव डेंसिटी की बात की जा रही है, किसी चीज से कंपेयर करके बताया जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक होता है। बेटे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के लिहाज से बहुत ज्यादा डिस्कशन है। बेटे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक बहुत चैलेंज रहा है, एक किनके लिए, साइंटिस्ट के लिए बहुत चैलेंज रहा है। बेटे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज चैलेंज फॉर साइंटिस्ट बिकॉज दे हैव प्रपोज स्ट्रक्चर फॉर अ कंपाउंड। इन लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जो है वो प्रपोज किए थे, अभी हम आगे आके भी देखेंगे। सबसे पहले बेटे बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 आपको पता है किस मेथड से इसको डिस्कवर किया गया, दैट इज कॉल्ड एज द वेपर डेंसिटी मेथड। बेटे जो वेपर डेंसिटी मेथड है इससे इसका जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो डिस्कवर किया गया और मॉलिक्यूलर मास भी बताया गया। बट उसमें क्या था कि हम ये करते थे कि भाई आप मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते थे 2 के ऊपर, 2 इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, और आपके पास वेपर डेंसिटी निकल आती थी, जिससे इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास C678 वो जज हुआ था। और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता है कंबशन एनालिसिस के थ्रू उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला डिस्कवर्ड हुआ था। बेटे इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, और किसने कंफर्म किए, कंफर्म बाय द एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोरीन व्हिच सजेस्ट दैट 3 डबल बॉन्ड, कि जब बेंजीन के अंदर बेटे 3 मोल हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड किया गया तो ये कंफर्म हुआ कि यार इसके अंदर कितने बॉन्ड है, इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है। लेकिन बेटे अभी मैं आगे जाके आपको कहूंगा कि बेंजीन के लिए पाई बॉन्ड की टर्म यूज नहीं करनी, और उसकी लॉजिक क्या होगी, लॉजिक के साथ वो बात एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आपने ये सुनना है कि हाँ यार पाई बॉन्ड है, क्योंकि कैलकुले के मुताबिक वहां पे पाई बॉन्ड थे। अच्छा बेटे अगर इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और बेटे ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है, नाउ दिस एडिशन रिएक्शन कंफर्म्स, ये किस चीज को कंफर्म करती है बेटे, इट कंफर्म अनसैचुरेशन। तो बेटे ये अनसैचुरेशन को बता रहा है कि हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है। बेटे ये सैचुरेशन भी शो करता है, डज नॉट रिएक्ट विद द बायर्स रिएजेंट, यानी उसने KMnO4 से कोई रिएक्शन नहीं दिया, यानी अगर तो उसमें पाई बॉन्ड थे तो बेटे फिर तो उसको KMnO4 से रिएक्ट करना चाहिए था। जैसे एल्कीन KMnO4 से रिएक्ट करता है तो KMnO4 अपने कलर में चेंज लाता है, लेकिन KMnO4 से रिएक्ट नहीं किया, जिससे ये पता चला कि भाई इसके पाई बॉन्ड की नेचर और एल्कीन के पाई बॉन्ड की नेचर में हेल ऑफ डिफरेंस होगा। बेटे एल्कीन के जो पाई बॉन्ड होते हैं दे आर लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, वेयर एज द पाई बॉन्ड ऑफ द बेंजीन आर डीलोकलाइज्ड। इसका मतलब है दोनों के नेचर में डिफरेंस, एक मैंने हिंट आपको दे दिया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग रिएजेंट सच एज, आप लोग बेटे अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे, और अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो और ये KMnO4 से रिएक्ट नहीं कर रहा, नाउ बेटे ये दोनों बातें, दीज आर द टू, ये दो पॉइंट्स है, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बेंजीन जो है वो हमारा सैचुरेटेड भी है, राइट। अच्छा अब बेटे नेक्स्ट जरा देखिएगा, आपके सामने मैंने स्ट्रेट चेन और कैलकुले का जो स्ट्रक्चर उसके बारे से डिस्कशन करनी है। बेटे जरा देखिए मैंने आपके सामने पॉइंट्स लेके आया हूं, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने देखना है। बेटे पॉइंट्स क्या क्या हैं, आपको पता है कि बेटे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, इसके ऊपर नजरअंदाज, रूल्ड आउट का मतलब नजरअंदाज करना, बहस ना करना।
तो बेटे ये इसका स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया कि भाई इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है, आप उसका नाम देख सकते हैं, 6 कार्बन है बेटे C6 और ये H6 है। या फिर बेटे ये हो सकता है कि इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि बेटे यहां पर ना 2 पाई बॉन्ड, ये 1 पाई बॉन्ड हमारे पास ये है, और यहां पे हमारे बेटे 1 पाई बॉन्ड यहां का, मैं यहां पे भी 1 पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे पास कार्बन है। तो यहाँ भी C6 है, और हाइड्रोजन भी कितने हमारे पास 6 है। देखो 3 और 2 आपके पास आ जाएगा, 3 और 2 नहीं, यहाँ 3 और 2 नहीं आएंगे, यहाँ 3 यहाँ 1 आएगा ना, 1 आ जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन। 3 and 1 4 and 1 5 और 2 यहाँ मिस्टेक हो रही है ना, यहाँ डबल ट्रिपल डबल, हाँ यहाँ पे बेटे आपके पास होगा दोनों ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे। ये स्ट्रक्चर जरा बेटे ठीक कर लीजिएगा, इसमें ना यहाँ दोनों में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे बेटे आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6 है, राइट। अब बेटे आप क्या करो, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाओ, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाओ। देखो यहां डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और दो ट्रिपल बॉन्ड, यानी टोटल पाई बॉन्ड कितने, एक पाई बॉन्ड और ये दो दो, ये आपके पास दो दो ये आ जाएंगे ना, मतलब दो ये आ गए, दो और एक तीन, तीन और एक चार। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 पाई बॉन्ड हो गए। एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, इन दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। लो बेटे आपके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो हम इसको कहेंगे हेक्सा 1,5 डाई आयन। देखो नाम भी ठीक लिख दिया बेटे। केक्यूले के मुताबिक इसका स्ट्रक्चर कैसा होना था बेटे, केक्यूले के मुताबिक आप तो डबल बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होती है और सिंगल बॉन्ड लेंथ में जरा ज्यादा होता है। तो मैं बेटे ये डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये बेसिकली ऐसे होना था, ये डबल बॉन्ड और ये बेटे केक्यूले के मुताबिक ना इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर होना था, ठीक है। अब बेटे इसी स्ट्रक्चर को मैं अगर उल्टा करके ड्रॉ करूं, यानी देखो इसको मैं शिफ्ट करूंगा रेजोनेंस करवाऊंगा, तो बेटे इसका मतलब जब मैं रेजोनेंस करवाऊंगा ना, तो ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, लॉन्गर, यानी ये यूं हो जाएगा, यूं, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास आ जाएगा, ओ सॉरी ये छोटा बॉन्ड करना पड़ेगा हमें ना, ये छोटा बॉन्ड, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड और ये लॉन्ग बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बेंजीन के मुताबिक ना, केक्यूले के मुताबिक बेंजीन के स्ट्रक्चर होने थे, ठीक है। अच्छा बेटे इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 4। यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है बेटे। इसमें ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा यहां पर, अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जबकि हमारे पास जो हमारा बेंजीन होता है, इट विल ऑलवेज गिव 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है कि बेटे हमारे जो बेंजीन रिंग होता है उसमें सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। यहाँ हाइड्रोजन बेटे एक जैसे हाइड्रोजन नहीं है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर हाइड्रोजन की नेचर डिफरेंट है तो बेटे प्रोडक्ट भी क्या होंगे, उसके हिसाब से ही ये बनते हैं। अच्छा बेटे ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 18 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है बेटे। ये 17 भी हो सकते हैं, इससे कम ज्यादा हो सकता है। ये ऑलमोस्ट आपको बताया, इसका मतलब ये है आपके पास बेटे, आप लोगों ने हेक्सेन पढ़ा ना, C6H14, आपको पता है इसके टोटल 5 आइसोमर है बेटे। उसके 5 आइसोमर में कार्बन की नेचर डिफरेंट होने की वजह से ना, नेचर से मुराद है प्राइमरी सेकेंडरी, कार्बन डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। जबकि बेटे आपको पता है बेंजीन के अंदर हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ओनली 3 होते हैं, क्योंकि बेंजीन की कितनी पोजीशन होती है, बेंजीन की बेटे 3 पोजीशंस होती हैं, एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा, क्योंकि हम लोग वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी का कांसेप्ट नहीं पढ़ते बेटे। ये लेस कॉन्जुगेटेड है, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है। हाँ यहां पे हम यूं कह सकते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। लेकिन बेटे यहाँ पे परफेक्ट कॉन्जुगेशन है, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्जुगेशन के पैटर्न पढ़े हैं। डबल सिंगल डबल होना चाहिए, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, डबल सिंगल लॉन पेयर होना चाहिए, डबल सिंगल फ्री रेडिकल होना चाहिए, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ कोई आप लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड वाली जो है ना वो रेजोनेंस आप देख तो रहे, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन असल में डबल सिंगल ट्रिपल की कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती। लेकिन फिर भी हम कहते हैं यार माइनर चीज के अंदर ना मौजूद है कॉन्जुगेशन। बेटे ये लेस स्टेबल होगा एंड इट वुड बी मोर स्टेबल, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादा मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा बेटे अब चलते हैं एक्सरे एनालिसिस ने बेटे क्या किया था, इसने कंफर्म किया था इसका साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन एग्जैक्टली 120 डिग्री एंगल था। बेटे सारे के सारे बॉन्ड प्लेनर होते हैं, और बेटे जो प्लेनर स्पीशीज होती है ये 2 डायमेंशनल स्पीशीज होती है। जैसे आपके रूम के अंदर अगर फैन लगा तो फैन के तीनों पर जो ना प्लेनर है, और प्लेनर के मैंने क्या कंडीशन बताई कि ऑल द एटम्स मस्ट बी sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड।
अच्छा बेटे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेटे इतनी एंगस्ट्रॉम के अंदर, नैनोमीटर के अंदर इतनी, और बेटे पिकोमीटर के अंदर कितनी हो रही है 137 139 पिकोमीटर। अच्छा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 0.19 और बेटे आप पिकोमीटर में 109 पिकोमीटर ले लोगे। ठीक है, ये बेटे आपके सामने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है। अब आप लोगों को इस बात का आइडिया है कि यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेटे ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके बेटे एटॉमिक ऑर्बिट ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसने क्या कंफर्म किया, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसने भी इस चीज को कंफर्म किया कि हाँ भाई इसके अंदर यही रेजोनेंस यही स्ट्रक्चर इसका होता है। फिर बेटे आपको याद है कि इसने हमें कुछ साइड व्यूज दिए थे और फिर इसने डीलोकलाइज जो हमारा पाई और पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइजेशन हो वो देखे ना, वो सर्कल जो बनाते थे डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन की, हमें वो बताया इसने। ठीक है, और इसने कुछ हमें सिग्मा फ्रेमवर्क दिखाया था जिसमें हम वो ऑर्बिटल लगाते थे, आपकी बुक के अंदर ऑर्बिटल लगे, वो सिग्मा फ्रेमवर्क है। ठीक है, अच्छा अब बेटे यहां पे क्या, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि याद रखनी है आप लोगों ने, एमसीक्यू बेस्ड है। यहां 6 कार्बन एटम है और बेटे यहां पे 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ईच कार्बन ऑफ द बेंजीन उसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो बेटे हमारे 6 के पास कितने होंगे, 18 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटे यहां 6 कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया है, sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, जो कि सिग्मा फ्रेमवर्क कहलाता है या जिसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी इसका आपने जो स्ट्रक्चर देखा ना वो बेंजीन का, इस तरीके से आपस में जो ऑर्बिटल उसने शो कराए हुए, राइट। 6 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, sp2 का बॉन्ड s से बना हुआ, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सिग्मा बॉन्ड। और बेटे यहाँ पे 3 कार्बन ऐसे जो डबल बॉन्डेड है जो कि 2pz और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड पाई बॉन्ड्स हैं, जिनको हम लोग डीलोकलाइज्ड और डिफ्यूज कहते हैं। यानी कि वो एक जगह नहीं होते, वो लगातार कॉन्जुगेशन के अंदर रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं। ठीक है, वो हमारे 2pz और 2pz है। और बेटे यहाँ टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 15 टोटल कोवलेंट बॉन्ड है। एग्जामिनर अगर इस तरीके का क्वेश्चन करे तो आपको इसका आंसर भी आना जरूरी है। अच्छा बेटे अब आपके पास रेजोनेंस या रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबलाइजेशन, बेटे इसको देखते हैं। बेटे आपको पता है जो हमारी रेजोनेंस होती है वो हमें क्या करेगी, अब देखिएगा कुछ बातें यहाँ पे। बेटे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की अगर बात की जाए तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आप लोगों ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिहाज से बात पढ़ी होगी, ये मैं बात रेजोनेंस के अंदर डिस्कस कर रहा हूं। बेटे बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड है और ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो बेटे ये सैचुरेटेड की तरह भी क्या कर रहा होता है, बिहेव कर रहा होता है, यानी सैचुरेटेड भी है एज वेल एज अनसैचुरेटेड भी है। अच्छा, इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक एल्केन, ये एल्केन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहे हैं। यानी कि जैसे हाइड्रोजन ऑफ कार्बन रिप्लेस होता था क्लोरीन के साथ, तो वो कह रहा है बेंजीन भी इस तरीके से अपनी रिप्लेसमेंट कर सकता है। अच्छा, It does not undergo electrophilic addition, but alkene and alkyne undergo। इसका मतलब ये है कि अगर ये अनसैचुरेटेड है तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देनी चाहिए, बट ये एल्कीन और एल्काइन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देता। भाई रीजन क्या है, आप जानते हैं कि रीजन जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं उसके जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है दे आर लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड, एंड इसके जो पाई बॉन्ड्स हैं दे आर डीलोकलाइज्ड, वो एक जगह नहीं रहते, राइट। अच्छा, इट डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4 बट एल्कीन एंड एल्काइन रिएक्ट कर रहे हैं। बेटे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज वेरी लो, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 200 किलो जूल पर मोल है इंस्टेड ऑफ 358 किलो जूल पर मोल। बेटे ये वाली बात आपको ग्राफ के अंदर नजर आ रही होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने मैंने ये साइक्लोहेक्सीन, ये आपके पास साइक्लोहेक्साडाइईन, ये और ये साइक्लोहेक्साट्राईईन है। आपको बेटे एनर्जी भी नजर आ रही होगी, सब देखो इन सब का प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन is at lower energy state or it would be more stable than all other। तो बेटे आप देख सकते हैं कि बेंजीन के लिए जो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट इज -208। बेटे क्यों, इसलिए कि हमारा जो बेंजीन है, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए थी ना बेटे, 2 को ब्रेक करने के लिए हमें उसका डबल यानी -238 होना था, लेकिन हमें कितनी मिली है -231। क्यों, बिकॉज के यहाँ पे रेजोनेंस आ गई। कैसे रेजोनेंस आई है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पैटर्न आ रहा है। जितनी डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती जाएगी बेटे याद रखी जाएगा हमारी रेजोनेंस एनर्जी उसके लिहाज से होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी का बेसिकली डीलोकलाइजेशन के साथ जो है वो जितनी डीलोकलाइजेशन हमारी ज्यादा होगी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। यहां आप देख सकते हैं -231 है, यानी 7 किलो जूल पर मोल की एनर्जी कहां यूटिलाइज होगी, वो इसको इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रेजोनेट करने के अंदर यूज हो गई है। ठीक है,
अच्छा बेटे, इसी तरीके से यहां मैंने आपके सामने रेजोनेंस एनर्जी भी कैलकुलेट की हुई है कि कैसे निकालना है एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को माइनस करना है ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, या आप ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को माइनस करना एक्सपेरिमेंटल से, आप यूं भी कह सकते हैं, राइट बेटे। देखिएगा बेंजीन के लिए मैंने ये लिखा है कि रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के लिए, देखो आप इसको जब माइनस करो तो एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इसको माइनस करो तो आपके पास 150 किलो जूल पर मोल जो कि हमारी रेजोनेंस एनर्जी है बेटे, आपको इस ये वाली एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल के अंदर, और बेटे ये आपको जो कलर नजर आ रहा है केपी के, ये हमारी जो एफटीपी की न्यू बुक है बेटे, वहां पर ये वैल्यूज लिखी हैं बेटे। याद रखिएगा इस मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बेटे यहां पर बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, तो इस लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी क्या है, उतनी ज्यादा है बेटे। साइक्लोहेक्साट्राईन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा बेटे, इसी तरीके से स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस एनर्जी। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि वहां पर ये नंबर ऑफ रेजोनेंस नहीं बल्कि रेजोनेंस एनर्जी, जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, 150 किलो जूल पर मोल। जैसे मैंने आपको कहा कि इन दोनों में 7 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी है जो कि इसको डीलोकलाइजेशन में यूज कर रहा है, और यहां 150 है, तो 150 जितनी ज्यादा होगी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। सिमिलरली बेटे रेजोनेंस जो है इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बेटे रेजोनेंस हमारा जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे बेटे, स्टेबिलिटी तब भी क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। बेटे जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बेटे यहां इन स्ट्रक्चर के अंदर क्या पॉइंट है, आप ये देखें बेटे, कैक्यूले ने ये स्ट्रक्चर दिया बेटे, डेवर ने ये स्ट्रक्चर दिए। डेवर के बेटे ये जो बॉन्ड आपको लॉन्ग बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये जो लॉन्ग बॉन्ड है बेटे, आप जानते हैं अगर इन सब के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा दूं तो मैंने यहां एक पॉइंट बताना है आप लोगों को, और वो पॉइंट आपके लिए क्या हो सकता है बेटे, याद रखिएगा ये जो लॉन्गर बॉन्ड है, दिस लॉन्गर बॉन्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां जो कार्बन है बेटे, ये जो लॉन्गर बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड नहीं है, बहुत से लोग इसको गलत अंडरस्टैंड करते हैं, ये पाई बॉन्ड, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। हाउ, आप देखिए बेटे ये कार्बन है 1 2 और ये 3 और ये चौथा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है बेटे, ये लॉन्गर बॉन्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेटे याद रखिएगा ये लॉन्गर बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लिहाजा आपके डेवर के एक स्ट्रक्चर के अंदर बेटे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। और बेटे आपको पता है ये थर्मोडायनेमिकली हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और बेटे बेंजीन का अगर आपसे पूछा जाए इन पांचों में से कौन सा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो बेटे याद रखिएगा नो वन इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक्चुअली देयर इज अ कंट्रीब्यूशन। बेटे कंट्रीब्यूशन क्या है कि कैक्यूले के स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन 79% है, इसकी कंट्रीब्यूशन 21% है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और बेटे याद रखिएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज क्लोजर टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि किसने ज्यादा अच्छा जो है ना बेंजीन के स्ट्रक्चर को जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है, आपसे पूछे भाई कैक्यूले स्ट्रक्चर है, आपसे पूछे वो आप लोगों ने रेजोनेंस मेथड है, एग्जामिनर आपसे पूछे आप लोगों ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेस पे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पढ़ा या एक्स-रे एनालिसिस पढ़ा, तो बेटे याद रखिएगा रेजोनेंस मेथड बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है बेंजीन के स्ट्रक्चर की, बिकॉज इन्होंने जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया इट इज क्लोजर टू द actual structure of benzene and still actual structure of benzene is unknown। अगर एग्जामिनर पूछ ले कौन सा actual structure तो आप कहेंगे unknown है। बेटे ये मैंने आपके सामने कुछ और भी structures लगाए हैं, ये these all are the structure of benzene as well। बेटे Armstrong का जो structure है ये आप लोगों के पास ना आपकी जो सिंटेक्स बुक के जो बच्चे हैं उन लोगों ने इसका structure पढ़ा होता है कि हमारे यहाँ कार्बन का जो चौथा बॉन्ड है जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इनवर्ट टू द रिंग है। आपके सामने देखिए ये क्लॉज का स्ट्रक्चर है बेटे, डेवर का है, ये लेडनबर्ग का स्ट्रक्चर, ये थिले का स्ट्रक्चर, ये कैक्यूले का स्ट्रक्चर, ये एमस्ट्रॉन्ग का ये स्ट्रक्चर है। बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए क्योंकि ये हमारी जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बुक के अंदर मौजूद है। अच्छा बेटे ये मैंने जल्दी से एक बॉक्स समराइज किया है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने ये एल्केन और बेंजीन के वजह से सारी बात, बेटे आपको तो एल्केन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बेटे बेंजीन को भी अनसैचुरेटेड की कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है।
यानी क्यों बेटे, ये दोनों रिएक्शन देगा, ये अनसैचुरेटेड भी देगा, ये सैचुरेटेड भी देगा। हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से प्रेफरेबली देता है। बेटे हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने है, आपको आइडिया इस बात का। बेटे परसेंटेज एस कैरेक्टर भी आपके सामने लिख दी है। बेटे परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको निकालना तो आता है ना, कि sp3 का कैसे निकालना है, sp2 का कैसे निकालना है, sp कैसे निकालना है, वो ऑलरेडी आपको पता है। बेटे बॉन्ड ऑर्डर, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटे आपको मैंने बताया था कि मैंने आगे आके आपको बताना है कि हम बेंजीन के लिए पाई बॉन्ड की टर्म क्यों यूज नहीं करते और ये एल्कीन की तरह क्यों बिहेव नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या बेटे, एल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है जबकि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। नाउ दिस फ्रिक्शनल बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेटे ये डीलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और बेटे ये 1.5 आता कैसे है? बेटे याद रखिएगा, आपको पता है कि आप लोगों ने कैक्यूले के दो स्ट्रक्चर जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा उनका आपको पता है। बेटे वहां पे कितने पाई बॉन्ड है जो रेजोनेट कर रहे होते हैं? बेटे आपको पता है यहां कितने पाई बॉन्ड है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो बेटे 3 पाई बॉन्ड है। तो बेटे आप क्या करोगे, 3 पाई बॉन्ड को ऊपर रखो, 3 को ऊपर रखो, डिवाइड बाय कितने स्ट्रक्चर कैलकुलेट के 2। बेटे इसको डिवाइड कर लो 1.5। इसका मतलब ये है कि बेटे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपने ये देखना है कि कितने बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय उनके कितने स्ट्रक्चर्स हैं, और मोस्ट ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का लेना है। मैंने कैलकुलेट करी इस तरीके से 1.5। नाउ दिस 1.5 कंफर्म दैट कि भाई आपके पास जो हमारा बेंजीन है उसके एक्चुअल पाई बॉन्ड नहीं है। अगर एक्चुअल होते तो उसका बॉन्ड ऑर्डर इट मस्ट बी सिमिलर विद दैट ऑफ एल्कीन, जो कि सिमिलर नहीं हुआ, मैच नहीं किया। बेटे पाई बॉन्ड नेचर आपके सामने, इसको कोई पाई बॉन्ड नहीं, ये लोकलाइज्ड होता है, ये लोकलाइज्ड एंड हाईली डीलोकलाइज्ड। और बेटे कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो मैंने आपको पीछे में निकाल के दिखाया, सबसे ज्यादा किसके अंदर है? बेंजीन के अंदर। आइए बेटे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हमारा नेक्स्ट टास्क है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बेटे मैंने यहां बजाय सॉल्व करने के मैंने सारा सॉल्व करके लगा दी है। हम एरोमेटाइजेशन ऑफ हेक्सेन, बेटे जस्ट आपको कैटलिस्ट की कंडीशंस याद रखनी है। आपको पता है बेटे एन हेक्सेन लेते हैं और हम उससे क्या बनाते हैं? बेंजीन बनाते हैं। और बेटे आपको पता है कि हेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H14 होता है। बेटे C6H14 से मैंने C6H6 बनाना है, मुझे कितने हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे? आप कहेंगे सर 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहां से आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। बेटे ये होता है अरोमेटाइजेशन ऑफ क्या नाम है, हेक्सेन आप लोगों ने किया। बेटे इस तरीके से डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन आपने क्या करना है इसमें? बेटे आप ये देखें कि आपने यहां पे साइक्लोहेक्सेन से क्या बनाया? बेंजीन। बेटे साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर होता है C6H12 होता है। बेटे इससे मैंने बेंजीन बनाना है तो मुझे कितने हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे? आप कहेंगे सर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। बेटे देखो ये स्ट्रेट चेन साइकिल में कन्वर्ट हुआ तो इसको मैं साइक्लाइजेशन भी कह सकता हूं, साइक्लाइजेशन भी कह सकता हूं, ठीक है। और ये मैंने C6H12 हमारा, आपको तो ना ईच कार्बन हैज 2 बॉन्ड ना, ये हर किसी के पास 2-2 हाइड्रोजन है। अच्छा बेटे पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन की बात करें, अगर 3 मोल आप लेते हैं और कॉपर ट्यूब लेते हैं तब भी हमारे पास बेंजीन बनता है, या ऑर्गेनो निकल जो है ना लेते हैं तो बेटे ये भी हमारे पास क्या बनता है? बेंजीन ही बनता है। इनको पॉलीमराइज करवा कर भी आप क्या कर सकते हो? बेंजीन बना सकते हो। बेटे ये हमारे पास कुछ लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बाय सोडा लाइम। बेटे सोडा लाइम के केस के अंदर क्या होता है कि आप यहां से इसको रिमूव करते हो। बेटे ये बेसिकली जो आप रिमूवल कर रहे होते हैं ना, ये रिमूवल इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से यहां से आप ये पूरे ग्रुप को ना बेटे, हमने इस पूरे ग्रुप को यहां से एलिमिनेट करना होता है। और ये पूरे का पूरा ग्रुप क्या करता है? इसके साथ जाके लग जाता है और H यहां पे चला जाएगा जिससे बेंजीन बन जाएगा। बेटे डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। बेटे जिंक के थ्रू, आपने जिंक डस्ट के थ्रू, हमारा जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि यहां पे हम लोग क्या करवा रहे हैं? हम इसका रिडक्शन रिएक्शन करवा रहे हैं और यहां से बेटे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करवा रहे हैं, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीजन को निकाल देगा और बेंजीन बन जाएगा। इसी तरीके से बेटे आप अपने सल्फोनिक एसिड की क्या कर लो बेटे? हाइड्रोलिसिस करो। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेटे यहां से क्या बनेगा? आप H2SO4 एज अ बाय प्रोडक्ट यहां से निकाल दो और बेटे H2SO4 एज अ बाय प्रोडक्ट निकाल के और आपके पास क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग आ जाएगा। ये हमने लेबोरेटरी मेथड। बेटे इसी तरीके से हमारे ये नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज एरोमेटाइजेशन ऑफ हेप्टेन। बेटे यहां देखें कि हेप्टेन से आपको पता है हेप्टेन में 7 कार्बन है। बेटे आपको पता है कि जो हमारा 7वां कार्बन होगा वो आउट ऑफ द क्या चला जाएगा? वो आउट ऑफ द रिंग चला जाएगा और बेटे मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास टोल्वीन बनेगा, टोल्वीन बनेगा। अगर एग्जामिनर कहे कि नहीं यार आपके पास एन ऑक्टेन है, भाई एन ऑक्टेन से बनाओ, तो बेटे एन ऑक्टेन से आपको पता है एक कार्बन बाहर जा रहा है, वहां कितने कार्बन बाहर चलेंगे? 2। बेटे वो दोनों जो कार्बन होंगे वो ऐसे रिंग के बाहर
ऐसे रिंग के बाद इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको होता है नोनेन तो बेटे वो लॉन्ग चेन बड़ी होती जाएगी जितने वो कार्बन वहां से बढ़ाता जाएगा। ठीक है बेटे, अच्छा कंडीशन बेटे सेम है यहाँ पे। और ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन बेटे, दो लोग थे जिन्होंने ये काम किया था, हम इसको वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कपल, क्योंकि दो चीजें आपस में जुड़ रही होती हैं। बेटे यहां देखो कि आपके पास ये अराइल बेंजीन है, ये आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है, तो बेटे आपके पास क्या होगा कि दोनों ब्रोमीन सोडियम से मिलेंगे और बेटे यहाँ पे टोल्यूइन आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है बेटे ब्रोमो बेंजीन, और ये आपके पास ब्रोमो निकला तो आपके पास इथाइल बेंजीन आ गया। बेटे ये दोनों जो हमने प्रिपेयर की हैं ये हमारी अल्काइल बेंजीन है, पीछे हमने बेंजीन को प्रिपेयर किया और यहाँ पे हमने किसको प्रिपेयर किया, अल्काइल बेंजीन को प्रिपेयर किया। अच्छा बेटे ये आपके सामने एमसीक्यू, बेंजीन कैन बी फॉर्म फ्रॉम फिनॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटे किस रिएक्शन की वजह से आप करते हैं, रिडक्शन विद फिनॉल, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। अच्छा बेटे when acetylene is passed through the hot iron tube at 400 डिग्री सेल्सियस it gives, बेटे जब एसिलीन आप पास करते हो तो एसिलीन के पास करने से क्या बनेगा, आपके पास बेंजीन बनेगा। और अगर आप लोग क्या बनाना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक टोल्यूइन, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 2 मोल ले लो इथाइन, 2 मोल इथाइन ले लो और प्लस आप लोग ले लो 1 प्रोपाइन ले लो, तो बेटे आपको पता है टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 यहां से और 3 यहां से 7, तो बेटे टोल्यूइन बनेगा 2 मोल इसको लेके। बेटे अगर आप लोगों ने जाइलीन बनाना है तो बेटे जाइलीन बनाने के लिए आपको पता है कि मुझे दो जो है ना वो क्या कहेंगे, दो हमें मिथाइल ग्रुप को क्या करना है, बाहर आउट करना है। तो बेटे क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूं, अगर बेटे मैं क्या करूं कि बेटा मेरे पास ना ये प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन है आपके पास, और इसके मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं और प्लस बेटे यहां पर मैं क्या ले लूं, 2 मॉलिक्यूल प्रोपाइन के साथ साथ मैं यहां पे क्या ले लूं, 1 मॉलिक्यूल इथाइन का ले लूं। तो बेटे अब देखिए टोटल 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। बेटे प्रोपाइन के जो 2 CH3 लगे होंगे वो बाहर क्या चले जाएंगे, रिंग के बाहर चले जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, हमारा जाइलीन बन जाएगा। बेटे अगर आप मेटाजाइलीन बनाना चाहते हैं तो बेटे सेम यही होगा, मेटाजाइलीन के लिए भी यही कंडीशन होगी। ठीक है, सो दिस इज फॉर एमसीक्यू। सो बेटे आपने ये ख्याल करना है, अपने माइंड के अंदर चीजों को रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसके 3 मॉल अगर ले लेता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड 8, इसके 3 मॉल ले लूं तो आपको पता है इस कार्बन के साथ ये 3 जो मिथाइल ग्रुप है ये बाहर अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे ना, एक मिथाइल ग्रुप ऐसे, एक मिथाइल ग्रुप यहां पे आ जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप यहां आ जाएगा। बेटे इसी तरीके से देखो ना, ऐसे ही तो आपके पास ये बनेगा ना, जो आपके पास ये आप लोगों ने प्रोपाइन लिया, तो बेटे प्रोपाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इज मेसिटाइलीन। बेटे सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने भूलना नहीं है प्लीज। नाउ बेटे नेक्स्ट इज दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि बेंजीन कौन सा रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा, और क्यों दे रहा है और क्यों नहीं दे रहा, आइए हम उसको भी देखते हैं। बेटे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की अगर बात की जाए तो बेटे बेंजीन की रिएक्टिविटी पाई बॉन्ड्स की वजह होती है, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है तमाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई बेंजीन रिएक्शन ओनली एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर देगा। हमें कैटलिस्ट चाहिए होगा, हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, हमें स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हमें क्या देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेगा। नाउ बेटे लुक एट कि यहां देखें कौन सी रिएक्शन बेंजीन आपको किस वजह से दे रहा है और क्यों दे रहा है। बेटे एक तो रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, वो रिएक्शन जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रहा है। बेटे इसमें क्या होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज लॉस्ट। बेटे जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा उसमें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और बेटे ऑल सच काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन लॉस्ट हो रही है, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। और बेटे एडिशन रिएक्शन की वजह से बेंजीन किसके तौर पे बिहेव कर रहा होगा, इट बिहेव एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके बेटे कौन कौन से रिएक्शन है, बेटे वो रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। बेटे रिडक्शन रिएक्शन जब आप हाइड्रोजनेशन करवाते हो, बेटे जितनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस, कंबशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये सारे के सारे जिसमें रिंग इन्वॉल्व है। और फ्री रेडिकल एडिशन बेटे फोटोकेमिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, दीज आर द रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा और अपनी स्टेबिलिटी को लॉस्ट कर देगा बिकॉज डीलोकलाइजेशन लॉस्ट हो जाएगी। बेटे ऐसे रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज नॉट लॉस्ट।
अगर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन लॉस्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि बेंजीन बिहेव कर रहा है एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पहले आप लिख लें वो बेंजीन कौन सा रिएक्शन दे रहा है, बेंजीन गिव्स अस बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बेटे इन दिस केस बेंजीन बिहेव एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे बिहेव कर रहा है। बेटे वो कौन से दो रिएक्शन है, मैंने कैटेगराइज करके देखो बिल्कुल हर चीज आपके आगे रेडी करके रख दी है, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन के ऊपर अगर रिएक्शन जैसे टोल्यूइन आपने लिया था उसके ऊपर रिएक्शन होंगे, और नीचे वाले हम सारे देखेंगे कैटालिटिक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, सारे रिएक्शंस देखते हैं। बेटे ये वो रिएक्शन है जो बेंजीन कभी नहीं देगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, उसके डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन बेटे ऊपर और नीचे मूव करते रहते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। एंड ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी नहीं देता क्योंकि एक्चुअली इसका पाई बॉन्ड नहीं है, बेसिकली डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर पाई बॉन्ड होते तो शायद हम कुछ कंडीशंस कुछ स्वेयर करके हम इसके पॉलीमराइजेशन की करवा लेते, तो लिहाजा बेंजीन पॉलीमराइजेशन नहीं देता। और बेटे दूसरी बात ये कि जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेंजीन के, बेटे ऑक्सीडेशन हमारे पास ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे, कंबशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिनोफोर। आइए बेटे सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन। बेटे ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं जो कि बेंजीन के, तो बेटे याद रखिएगा अगर एग्जामिनर पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन, भाई वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, तो बेंजीन हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी बेंजीन पे जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, बेटे बेंजीन प्रेफरेबली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, वो एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता। आज अब करना क्या इसके अंदर, बेटे बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टुवर्ड्स ओनली ऑन स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि माइल्ड कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन नहीं देगा, ओनली स्ट्रांग कंडीशंस आर नेसेसरी। ओके बेटे, अब इसका जनरल मैकेनिज्म, बेटे मैकेनिज्म के लिए याद रख लीजिएगा, सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बेटे सेकंड स्टेप होता है अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड द थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ बेस, आपने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय अ बेस। अच्छा बेटे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आप देखिए मैंने क्लोरीन लिया बेटे, और क्लोरीन के पास लॉन पेयर था बेटे, आपको पता है AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लिहाजा क्लोरीन इसको क्या करेगा, अपना एक लॉन पेयर देगा, और बेटे इस तरीके से ये AlCl4 की फॉर्मेशन हो जाएगी विद अ नेगेटिव चार्ज, और क्लोरोनियम आयन हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। बेटे यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, हमेशा अटैक जो हमारा एरो होता है ना, हमारा एरो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है और हमारी टेल जो वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ होती है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड एज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। बेटे यहां पे हमारे पास अनस्टेबल एक कार्बोकेटाइन, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये देखो हाफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैं आगे आके बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट स्टेप इज दिस बेटे, सेकंड स्टेप वेरी फास्ट स्टेप, क्योंकि हमारा बेंजीन अनस्टेबल हो चुका हुआ है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स टेंड टू बिकम स्टेबल मोर एंड मोर। अब ये अनस्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट, इसकी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा से अचीव कर लूं, तो बेटे यहां पे ये बेस, बेटे याद रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे जिनमें आपके पास AlCl4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आपके पास HSO4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरीके से आप लोगों के पास, और हाँ बेटे ये ज्यादातर आएंगे, तो बेटे दे एक्ट एज अ बेस, ये हमारे बेस के तौर पे करेंगे, और बेस अगर हाइड्रोजन को अटैक कर रही है ना, तो बेटे इस स्टेप को मैं कह सकता हूं एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है बेटे, और ये क्लोरीन आके लग जाएगा और दोबारा हमारा ये जो है ना प्रोडक्ट रिकवर हो जाएगा। आइए बेटे इन सब को मैंने कैटेगराइज करने के लिए भी आगे आपको बताता हूं मैंने इसको कैसे कैटेगराइज किया, उससे पहले मैंने कुछ बातें आपके सामने बेटे, मैंने कुछ इंटरमीडिएट के लिहाज से बातें डिस्कस करनी है। इंटरमीडिएट आपके पास क्या होगा, आइए बेटे जरा देखिएगा इंटरमीडिएट। मैंने इंटरमीडिएट का नाम है आल्सो नोन एज एरिनियम आयन, बेटे मैं इंटरमीडिएट ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज इंटरमीडिएट। बेटे ये मेरे पास ना इंटरमीडिएट था, यहाँ H है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके नाम के एरिनियम आयन, बेंजीनोनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कार्बोकेटाइन। अब बेटे ये साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कौन सा है, आपको पता है कि बेटे यहां पे डबल बॉन्ड हमारी प्रेफरेंस है, तो डबल बॉन्ड का नंबर कर लो 1 2 3 4 आएगा, तो इसको क्या करेंगे 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइनाइल, डाइइनाइल
बेटे याद रखना है डाइइनाइल, और बेटे आगे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब क्या कहेंगे, डाइइनाइल कार्बोकेटाइन कहेंगे। अब बेटे यहां पर क्या होता है कि देखो यहां मैंने आगे लिखा इट इज पार्शियली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस। और इसके कितने स्ट्रक्चर है बेटे, ये स्टेबल इंटरमीडिएट ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखें बेटे यहां पॉजिटिव चार्ज, देखो इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने खत्म करना है, तो आप ये देखिए मैंने इसको यहां शिफ्ट किया, इसको यहां शिफ्ट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटे इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है तो मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यूं आ जाएगा। बेटे ये पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के ऊपर यहां पे डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और बेटे इस डोनेशन की रीजन आपको पता चल गई, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा अब यहां पे एक और इंफॉर्मेशन, इस एरेनियम आयन ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि इसने अपनी अपनी एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर दी है। इसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज द कार्बन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये कार्बन हैविंग सब्स्टिट्यूट इज अ कायरल। बेटे ये कार्बन कायरल भी तो है, कायरल का मतलब होता है 4 डिफरेंट ग्रुप, देखो 1 हाइड्रोजन यहां इलेक्ट्रोफाइल, और बेटे इसके पास जो है ना कोई हाइड्रोजन यहां पर, बल्कि हाँ यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, राइट। और बेटे इसके पास जो ना हाइड्रोजन है, लेकिन ये कार्बन नेचर में और ये कार्बन नेचर में क्या है, डिफरेंट है। वो डबल बॉन्डेड कार्बन वाला जो है ना वो कार्बन है। बेटे ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है, लिहाजा इसके अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद है, इसलिए इसको कायरल कहा जा रहा है। ये इंटरमीडिएट है, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है भाई। अगर ये इस बात को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर भी लगाया है। बेटे ये देखो ये कहलाती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ऐसा होता है जिसको आप आइसोलेट कर सकते हो, जिसमें बेटे आपके पास बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई होती है। और बेटे ट्रांजिशन स्टेट हमारी हाईली अनस्टेबल स्टेट है। और बेटे इसके इंटरमीडिएट होने की एक वजह क्या है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो बेटे काफी डिटेल हो गई है। आइए बेटे नेक्स्ट, नाउ दीज आर द रिएक्शंस जो कि बेटे हमारे ऑल आर कॉल्ड इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SE कह रहा हूं। मैंने ये बेंजीन रिंग लिया, बेटे बेंजीन रिंग का पहला आप लोगों ने ब्रोमीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, मेरे पास ब्रोमो बेंजीन बन गया। बेटे अगर आप क्लोरीन को ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, मेरे पास क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। बेटे अगर मैं क्या करता हूं कि मेरे पास अगर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, बेटे आपको पता है ये नाइट्रेशन कहलाते हैं, यहां पे दोनों को 1:1 लेते हैं। नाइट्रेटिंग एजेंट, यहां पे नाइट्रेटिंग एजेंट, बेटे नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलके हमें नाइट्रेटिंग एजेंट देते हैं 1:1। यहां पे बेटे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन देते हैं, नाइट्रिक एसिड उस एच को जो है ना गेन करता है। तो नाइट्रिक एसिड यहां पे हमारा क्या होगा, एज अ बेस के तौर पे करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है। और बेटे नाइट्रोबेंजीन आपके पास बन जाएगा। अगर आप नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बनाना चाहते हैं तो बेटे आपको टिन ओवर एसिड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जो यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन लगाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द एनिलीन। और बेटे इस एनिलीन से फिर आपके पास क्या बनेगा, सॉरी एनिलीन, बल्कि एनिलीन ही बनेगा, ठीक है, यहां पे बेंजीन नहीं बनेगा। अच्छा ये आपके पास क्या आ गया, एनिलीन आ गया, राइट। अच्छा अब बेटे यहां पर क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि आपका ना ये तो एक तो होगा नाइट्रेशन। इसी तरीके से बेटे ये रिएक्शन देखो कि मेरे पास ना दिस इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट ये एसाइलेशन है। बेटे एसाइलेशन के अंदर आपके पास हमेशा कीटोन बनते हैं। और बेटे ये जो कीटोन है, अगर मैं इस कीटोन के ऊपर क्या करूं, बेटे मैंने इस कीटोन के इसको रिमूव करना है तो मैंने जिंक अमेल्गम ऑफ HCl, जिसे आप क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन करवाऊं तो मेरे पास ये अल्काइल बेंजीन आ जाएगा। बेंजीन के बाहर एक लॉन्ग चेन आ जाएगी, क्योंकि आपको बताइए डबल बॉन्ड O निकलेगा, तो यहां देखो ये आपके पास ऐसे CH2 आ जाएगा। गॉट इट बच्चों, याद रखिएगा MCQ के लिए फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से फिर कीटोन प्रिपेयर होते हैं, हम इससे एल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेट्स से अगर आप लोगों ने फॉर्माइल क्लोराइड लिया, ये फॉर्माइल क्लोराइड लिया, बेटे आपने इसको रिएक्शन करवाया AlCl3 से और आप बनाना चाहते हैं ये बेंज एल्डिहाइड, तो बेटे ये बेंज एल्डिहाइड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होकर किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, बजाय कि आपको ये देने के। तो आप बेंजल्डिहाइड कभी भी फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से नहीं बना सकते, हम सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनाते हैं। अच्छा बेटे यहां पर ये रिएक्शन देखिएगा कि आप लोगों ने फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये हमारी अल्काइलेशन है। और बेटे अल्काइलेशन के अंदर क्या होता है, ये अल्काइल बेंजीन बनता है। बेटे यहां एक इंपॉर्टेंट MCQ है, वो इंपॉर्टेंट MCQ क्या है, अगर आपके पास R और Cl और यहां पे बेटे आपके पास ना क्या ले लिया जाए, बेंजीन ले लिया जाए,
और अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि मैंने पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाना है, यानी मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ जो बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग के ऊपर ना हर जगह पे आर ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप और आर ग्रुप आर ग्रुप और आर ग्रुप आए, तो किसको ज्यादा करोगे? आप कहेंगे सर अगर इसको हम इस कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाएगा। अगर हम बेंजीन की कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बनेगा, इससे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आएगा, एक आर आएगा। बेटे ये आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। ओके तो बेटे ये हो गया आपके पास, हमने अल्फ्रेड क्राफ्ट एल्काइलेशन को देखा, मैंने आपको वेरिएशन बताया कि अगर आप इसको ज्यादा करो तो क्या होगा, किसको कम करोगे तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से बेटे आपको पता है कि आप लोगों ने बल्कि अभी नहीं बताता, मैं आगे आके बताऊंगा, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग के अंदर वो बात बताऊंगा। अच्छा बेटे इसी तरीके से फ्यूमिंग, आपको पता है बेंजीन है और हमने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और इसके लिए आपको याद है कि अगर आप बेंजीन के साथ ना C6H6 के साथ अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो आपको टेम्परेचर जो है ना वो 80 डिग्री रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिया यानी H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, then you need a 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये आपको पता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 बन जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको ODM भी कहा जाएगा। इट इज मच 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 कंसंट्रेटेड देन दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सो इसके लिए टेम्परेचर हमें कम रिक्वायर्ड है। ये जल्दी से हमें क्या दे देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड दे देगा। और बेटे याद रखिएगा जो हमारी सल्फोनेशन होती है वो रिवर्स भी हो जाती है। रिवर्स से मुराद ये है कि ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर आपने इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करके अगर आपने इसको हीट किया तो ये क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे ये डीसल्फोनेशन हो जाएगी। यानी डीसल्फोनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप जो है ना वो रिमूव हो जाएगा और दोबारा से आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, बेंजीन जनरेट हो जाएगा। नाउ बेटे दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेडी क्राफ्ट दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा बेटे यहाँ पे केमिस्ट्री को जल्दी से आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड सल्फोनेशन क्या है। बेटे आपको पता है SO3 इज एक्ट एज द सल्फोनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल SO3 होते हैं। नाइट्रेशन में जल्दी बताओ, आपके पास नाइट्रोनियम आयन होता है और बेटे आपके पास जो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के पास अल्काइल पॉजिटिव चार्ज, एसाइलेशन के लिए RC डबल बॉन्ड और ये बेटे अब आपके पास एसाइल ग्रुप होता है। ये हमारे जो है ना इलेक्ट्रोफाइल। और बेटे हेलोजिनेशन के लिए हमारे पास आपको पता है हेलो ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज हेलोजिनोनियम आयन होता है। अच्छा बेटे एसिटोफिनॉल कैन बी फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेटे एसिटोफिनॉल बनाना है तो ये हमेशा एसाइलेशन से आपके पास बनेगा। अच्छा बेटे जल्दी से एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन के हम लोगों ने बेटे एडिशन रिएक्शन देखने हैं। आइए एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। बेटे एडिशन रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट वन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बेटे आपको पता है कि जो एडिशन रिएक्शन होते हैं हमें यहाँ पे सेवियर कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन लॉस्ट हो रही होती है। यहाँ बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे रहा है बेटे 3 पाई बॉन्ड है। आप ये देखें आपको इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है निकल के साथ 250 डिग्री सेल्सियस प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ जो है ना वो एसिडिक कंडीशन। बेटे निकल प्लैटिनम 150 to 200 डिग्री सेल्सियस एंड 20 to 30 ATM प्रेशर आपको रिक्वायर्ड होता है। बेटे 3 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसका मतलब ये कि हमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस यूज करनी पड़ेगी। साइक्लोहेक्सेन वुड बी द हमारे पास प्रोडक्ट होगा। अब बेटे मैंने क्या करना, ये अल्काइल बेंजीन है। अल्काइल बेंजीन में आपने हाइड्रोजनेशन करवाई है निकल ओवर प्लैटिनम और इसके लिए कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं था, जस्ट आपको एज इट इज याद रखना है। और बेटे आपके पास क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सेकंड हमारे पास एडिशन है हेलोजिनेशन। बेटे हेलोजिनेशन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेटे आपके पास ये देखो आपके पास 6 क्लोरीन आगे लग गए, हम इसको क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हम इसको कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा बेटे इस तरीके से ओजोनोलिसिस आपको पता है वैसे तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन बेटे ये बेंजीन रिंग के अंदर इसकी एडिशन होती है। तो बेटे यहां देखिए हम लोगों ने ओजोन की ओजोनोलिसिस करवानी है बेटे ओजोनोलिसिस के लिए। अच्छा बेटे ये रिएजेंट वैसे ना आपकी ना इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ओजोनोलिसिस आप करवा रहे हैं। ओजोनोलिसिस के आपके पास ना ये एक अनस्टेबल सना, एक अनस्टेबल आप ये कह सकते हैं इंटरमीडिएट आपके पास आ गया। और बेटे जो इंटरमीडिएट होता है हम फिर जिंक लेते हैं और बेटे जिंक लेके यहां से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो हमारे पास बेटे ये ग्लाइऑक्सिल आ जाता है, ग्लाइऑक्सिल आ जाता है, ठीक है जी।
इसी तरीके से बेटे ऑक्सीडेशन में हम लोग बेंजीन इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, इनकी प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। हमें क्या चाहिए होता है, हमें V2O5 चाहिए होता है। यहाँ पे जो वेनेडियम है वो अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यानी कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। और बेटे यहाँ पे जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे, आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड, आपके पास ये मैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। साथ बेटे यहाँ पे CO2 और वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। और बेटे अगर आप इस मैलिक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हो, यू विल गेट मैलिक एसिड। और बेटे मैलिक एसिड आपको सिस फॉर्म होती है, और इसकी जो फोमेरिक एसिड होता है बेटे वो क्या होता है, इसका फोमेरिक एसिड इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्म। बेटे ये इसकी कौन सी फॉर्म होती है, ये ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 4 देखे एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के अंदर और अल्काइल बेंजीन के अंदर। जब हम एडिशन करवाते हैं हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट और ये किस तरह ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, हमने इन प्रोडक्ट्स को देख लिया। ठीक है बेटे, अच्छा अब बेटे यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, बेटे अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन आ रही है। अब बेटे यहां पर आप देखेंगे कि बेंजीन की स्टेबिलिटी लॉस नहीं हो रही। यहां पे आप ये कह सकते हैं जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन है, इट इज साइड चेन ऑक्सीडेशन। बेटे ये साइड चेन ऑक्सीडेशन है। इसके लिए आपको पॉइंट याद रखना है बेटे, साइड चेन ऑक्सीडेशन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, बेंजिलिक हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। बेटे जो बेंजिलिक हाइड्रोजन है उसका प्रेजेंट होना जरूरी है, मस्ट बी प्रेजेंट। बेटे क्या बनाने के लिए, मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के लिए ये जरूरी है बेंजिलिक हाइड्रोजन। बेटे बेंजिलिक हाइड्रोजन कौन सा होगा कि आपके पास वो कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, इट मस्ट कंटेन, ये देखो ये जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन को कहेंगे बेंजिलिक हाइड्रोजन। ठीक है जी, आर ग्रुप होगा बेटे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और बेटे याद रखिएगा अगर आपका अल्काइल बेंजीन ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो बेंजीन और अल्काइल बेंजीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम साइड चेन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। और बेटे ये देखिएगा इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, बेटे ये ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड बना देगा। अब बेटे यहाँ कितने CO2 और ये कितना प्यारा मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट रखा हुआ है कि कितने CO2 और कितने वाटर बनेंगे, ये शॉर्टकट याद रखना है। CO2 प्रोड्यूस NC-1। बेटे जो N होगा ना, N बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन किसके अंदर, कार्बन इन अल्काइल चेन। जो आपके पास साइड चेन है ना, अल्काइल चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो आप देख लें बेटे एक कार्बन है तो आप यहां पे लिखोगे एक रखोगे, एक में से एक को माइनस करोगे, कोई CO2 नहीं निकलेगा। बेटे वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, आपको पता है यहां पे कोई वाटर भी प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि NC, क्योंकि एक ही कार्बन है आपके पास ना। तो बेटे अगर आपके पास एक कार्बन है 1 रखोगे तो फिर हाँ आपके पास एक वाटर तो प्रोड्यूस होगा ना, यस आपके पास एक वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा बेटे यहां पर देखो ये मेरे पास है, ये मेरे पास देखो यहाँ पे ना ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, ये टोल्वीन लगा हुआ है। और बेटे आप ये देखें डायरेक्टली अटैच, देखो इसके पास भी और इसके पास भी, दोनों के पास डायरेक्टली अटैच कार्बन कार्बन अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के, जैसे बेंजोइक एसिड जो कि हमारा डायोइक एसिड है, ये बेटे फेडरल टेक्स्ट बुक की न्यू बुक के अंदर है। और बेटे जो साथ वाला जो कार्बन होता है ना, जो ये वाला साथ वाला, ये अपने आप को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 और वाटर के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये बेटे ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हैं। अब बेटे यहां पे की पॉइंट क्या है, की पॉइंट अपने याद रखना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके बेंजीन रिंग के पास क्या है, अगर आपके बेंजीन रिंग के पास ना कोई बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्या प्रोडक्ट होगा, फिर बेटे आपने याद रखना है कि हम ये कहेंगे नो बेंजोइक एसिड। बेटे बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने कंडीशंस बहुत हार्श कर दी है, कंडीशन हार्श हो गई है, इसके नतीजे में क्या होगा, ये पूरा रिंग अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा, COOH ग्रुप के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा और साइड चेन ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो बेटे इस तरीके से इसके पास ऐसे ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। एग्जामिनर कहे कि क्या ये ऑक्सीडेशन से इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो पहला कॉन्सेप्ट याद रखना कि वो बेंजोइक एसिड के लिहाज से पूछ रहे हैं, नो बेंजोइक एसिड। अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई बेंजोइक एसिड के अलावा कोई प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हार्श कंडीशन की वजह से बेटे आपके पास ये एलिफेटिक एक एसिड बन जाएगा, यानी बेंजीन इटसेल्फ अपने आप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। नाउ बेटे ये साइड चेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेटे याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन के लिए आप लोगों ने कॉन्जुगेशन का पैटर्न याद रखना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। बेटे देखो इसका फ्री रेडिकल बनेगा, देखो फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब है वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा बेटे वो हमेशा उसका हाइड्रोजन जाएगा
और वहां पे आके क्लोरीन लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनर आपके क्या कहता है, एग्जामिनर आपसे कहता है जी बताओ यहाँ पे क्लोरीनेशन कहां पर होगी, तो आप उसका आंसर क्या करोगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे जो क्लोरीनेशन होगी वो क्लोरीनेशन इस कार्बन की होगी, इसके ऊपर कोई क्लोरीन आके नहीं लगेगा। मैं पूछूंगा क्यों? आप कहेंगे सर इसका फ्री रेडिकल बना दे, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड और ये बेटे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये कॉन्जुगेशन का पैटर्न है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एग्जामिनर अगर लॉन्ग चेन लगा के दिखा दे, पूछे बताओ यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आप लोगों ने ख्याल करने हैं, अगर डायरेक्टली अटैच कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो नो सब्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, क्लोरीन करवाई बेटे, आपके पास बेंजाइल क्लोराइड बना, इसको हम आयुपिक नेम क्या होता है बेटे? हम इसको क्लोरोमिथाइल बेंजीन भी पढ़ते हैं, क्लोरोमिथाइल। फिर इसमें मजीद करवाए हम लोगों ने, तो बेटे आपके पास बेंजल क्लोराइड हो जाएगा, बेंजल। और बेटे ये हम इसको बेंजाइलिडीन, ये इसका कॉमन नेम होता है बेटे। कॉमन नेम आयुपिक नेम का होगा डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो याद रखने वाली बात है। बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसको बेंजाइलिडाइन पढ़ा जाएगा। और बेटे हम इसको ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। और ये वाली बात मैं जो बताई भी याद रखनी है। अच्छा बेटे, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन बाय KMnO4 बेटे क्या प्रोडक्ट देगा बेटे? अगर ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन हो रहा है, इट विल गिव्स अस बेंजोइक एसिड। आइए बेटे, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन हमारा बेंजीन रिंग, हमारा लास्ट टॉपिक है। आइए बेटे हम अपने लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में क्या है? ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटे आपको बताया कि ये कैसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करता है, रिलेटिव पोजीशन इनकमिंग ग्रुप के लिए इन द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज कॉल्ड एज द ओरिएंटेशन। बेटे ऑलरेडी पहले से लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट इनकमिंग ग्रुप की क्या करेगा? पोजीशन को डिफाइन करेगा। और बेटे ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप कैन बी एस्टिमेटेड दो मेथड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ चांस मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेटे चांस मेथड क्या है कि आपको पता है कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है और बेटे ये आपने एक्स लगा हुआ है और आपने यहाँ वाई ऐड करना है। ये वाई कहाँ कहाँ आ सकता है? बेटे आपको पता है इसकी पोजीशन एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो बेटे आपको पता है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, आपको पता है कि जब बेटे यहां पे मैं 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, एक दफा वाई यहां पे लगाऊंगा, एक दफा यहां पे लगाऊंगा, एक दफा यहां पे लगाऊंगा, एक दफा यहां पे, एक यहां पे, आपके पास से 5 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं बेटे यहां पर जो दो स्ट्रक्चर आपके पास, देखो ये जो दो पोजीशन है, ये जो दो पोजीशन है, ये आपके पास जब वाई यहां पे आके लगेगा तो आपको पता है कि यहां पे अगर मैं इन 5 पोजीशन को परसेंटेज में डिवाइड कर लूं तो 2 इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये तो आप लोगों को पता है ना। इस कार्बन के जिसके साथ ग्रुप लगा हुआ है इसके बिल्कुल एडजेसेंट वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। इसके बिल्कुल ऑल्टरनेट, इस पोजीशन की ऑल्टरनेट पोजीशन को वी आर कॉल्ड, ये ऑल्टरनेट पोजीशन है, हम इसको क्या कहेंगे? वी आर कॉल्ड इट मेटा पोजीशन। और बेटे ये क्या रहेगा? दिस इज कॉल्ड एज द पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे बेटे 40% हमारे पास ऑर्थो है, 40% हमारे पास मेटा है और बेटे 20% हमारे पास क्या होता है? पैरा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये चांस मेथड है बेटे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है ना, एक्सपेरिमेंटली हम लोग चीजों को देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने कुछ दो तरह के ग्रुप्स पढ़े होते हैं, एक होते हैं रिंग एक्टिवेटर और एक हमारे क्या होते हैं? रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। बेटा रिंग एक्टिवेटर्स कौन से, रिंग डीएक्टिवेटर कौन से? आइए उनको अब देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं। बेटे याद रखिएगा हमारे जो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये बेंजीन की क्या बढ़ा देते हैं बेटे? बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देते हैं बेटे? न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और बेटे यहाँ ये जो हमारे ऑर्थोपैरा ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटे? ऑर्थोपैरा ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, राइट। ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को भी क्या करेंगे? ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देंगे, बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। ओके बेटे, जबकि इसका उलट कर दो, ये बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेंगे और हमारे जो यहाँ पे मेटा डायरेक्टर्स होंगे, मेटा डायरेक्टर्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अच्छा बेटे, अगर आपसे पूछे, एग्जामिनर पूछे कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिवेटर है, बेटे मैंने आपके सामने यहाँ कैटेगराइज कर दी है, मैं इसको मजीद शॉर्ट करके लिख सकता हूं। बेटे याद रखिएगा वो ऑर्थोपैरा सबसे डायरेक्टर होगा जो हमारे एनाइंस होंगे, एनाइन सबसे ज्यादा हमारा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होगा। इसके बाद बेटे जिसके पास 1 लॉन पेयर होगा और जिसके बाद क्या होगा? जिसके बाद 2 लॉन पेयर होंगे वो हमारे बाद में आ जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? अल्काइल या अराइल ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। ये बेटे आप लोगों ने एक ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद बेटे अब यहां पे देखिएगा हमारे पास एनाइन O नेगेटिव चार्ज, ये फुल नेगेटिव चार्ज है बेटे, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होगी, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी है, राइट।
अब बेटे वन लॉन पेयर में ना आपके पास क्या आ जाता है, जैसे आपके पास आपको आईडी कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं वन लॉन पेयर के अंदर, आपके पास आ जाता है जैसे NH2 आ जाता है, ऐसे NH और 2 सॉरी NH2 आ गया, और बेटे यहाँ पे NH और ये आपके पास R आ जाएगा, और बेटे यहाँ पे NR2 आ जाएगा, राइट। अब बेटे यहाँ पे देखो तीनों के पास एक एक लॉन पेयर है, कौन ज्यादा एक्टिवेटर होगा बेटे याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा एनिलीन NH2 ज्यादा एक्टिवेटर होगा। आप सोच लोगे कि सर R ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको तो जल्दी से इसको तो फिर इसको मतलब ज्यादा R ग्रुप है, इसको तो जल्दी इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देना चाहिए, लेकिन नहीं बेटे याद रखिएगा ये R ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बेटे ये साइज में बड़ा है, ये लॉन पेयर को सराउंड भी कर लेंगे, लॉन पेयर को बेंजीन रिंग में नहीं जाने देंगे, यहाँ कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, जल्दी से लॉन पेयर डोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, या स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है बेटे। तो टू लॉन पे हमारे पास OH आ जाते हैं, OH हमारा अब OH और एल्कोक्सी अगर आपसे कहा जाए बेटे OH और हमारे पास OR के अंदर कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो फिर वही वाली बात, OH जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। अच्छा बेटे अब ये मैंने कुछ आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं बेटे, आप देखिएगा जब एनिलीन इसको नेगेटिव एनिलीन इसको लॉन पेयर डोनेट करते हैं बेटे, आप देखेंगे आपका नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, और बेटे इन सब का ये दिस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज फोर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का ये हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बेटे यहाँ पे जो हमारे रिंग डीएक्टिवेटर है उनके लिए कौन ज्यादा डीएक्टिवेटर होगा, तो बेटे उनके लिए याद रखिएगा वो जो फुल पॉजिटिव चार्ज होगा बेटे, मेटा डायरेक्टर कौन सा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर होगा बेटे, सबसे ज्यादा फुल पॉजिटिव चार्ज। बेटे फुल पॉजिटिव चार्ज के बाद कौन होगा, जो कि हमारे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे, और बेटे इसके बाद हमारे पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज के बाद हमारे पास कौन से कंपाउंड होंगे, वो कंपाउंड जिनके अंदर क्या मौजूद होगा, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा, वो हमारे थर्ड नंबर के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है बेटे। अब यहां पे भी आप देखें मैंने रेजोनेटिंग जो है ना इफेक्ट लगाया हुआ है बेटे, हमारा नाइट्रोनियम आयन दिस इज आ स्ट्रॉन्गेस्ट बेटे, ये हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है बेटे, जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन यहां पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बेटे याद रखिएगा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं, वो बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। तो बेटे हमारे NO2 पॉजिटिव और हमारे पास N पॉजिटिव और ये R3 अगर आपसे पूछा जाए दोनों में से ज्यादा डीएक्टिवेटर कौन है, तो बेटे दोनों में से ज्यादा डीएक्टिवेटर कौन होगा, NO, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, R हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लिहाजा यहां पर क्या होगा कि जो R है ना वो इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर रहे होंगे बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इससे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, ये स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर होगा। बट इसी तरीके से हमारे पास नाइट्राइल्स होते हैं, हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज होती हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशी, फिर हमारे एल्डिहाइड कीटोन, फिर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे एल्डिहाइड कीटोन के अंदर आप देखो ना कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हमारे पास एक तरफ जो है ना वो आपको आइडिया है कि यहाँ पे H ग्रुप लगा हुआ है, और बेटे यहाँ पे जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बेटे यहाँ पे क्या होता है, OH होता है। अब एक्चुअली होता क्या है बेटे, इन दोनों में से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना ऑक्सीजन भी अपना जो ना लॉन पे शिफ्ट करके ना तो हमारा जो कार्बन अपना कार्बन की पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, अब हमारा ये वाला जो कार्बन है एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ना ये ज्यादा रिंग डीएक्टिवेटर हो जाती हैं, यानी इनके ऊपर डेफिशिएंसी मौजूद होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के लॉन पे डोनेट करने की वजह से कम हो जाता है। बेटे ये आपके पास ऑर्डर है। अब आप देखिए बेटे मैंने आपके सामने एल्डिहाइड लिया था, पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहे हैं, एक बेटे ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, इसलिए इनको मेटा डायरेक्टेड कहते हैं, क्योंकि हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आता है, मेटा पोजीशन पे आता है। बेटे आपसे एग्जामिनर पूछे बताए इसमें स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटर कौन है, तो आपको पता है बेटे जिसके पास एक लॉन पेयर है, यहाँ इसके पास दो लॉन पेयर है, और बेटे इसके पास कोई नहीं है। बेटे पहले नंबर पे कौन होगा, फर्स्ट ये, सेकंड ये, फिर बेटे कौन होगा हमारे पास ये हमारे पास टोल्यूइन आ जाएगा, ये हमारा ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, और हमारा बेंजीन कोई भी डायरेक्टिव नहीं है ना, ये थर्ड नंबर पे आ गया, इट विल गेट 4 नंबर। अगर एग्जामिनर पूछे इनमें से स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कौन है, और बेटे यहां पर आपके पास ना एक और अगर ऐड कर दिया जाए
यहाँ पे SO3H कर दिया जाए तो बेटे एग्जामिनर पूछे A, B, C और D, तो बेटे हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा हमारे पास C ऑप्शन नाइट्रो। बेटे नाइट्रो के बाद अब हमारे पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, बेटे यहाँ कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, यहाँ पे सल्फर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, कार्बन के साथ अटैच है नाइट्रोजन। बेटे नाइट्रोजन एक एटम है, यहाँ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, ये ज्यादा डीएक्टिवेटर होगा तो उसके बाद ये आ जाएगा A, उसके बाद आ जाएगा B और एंड पे हमारे कौन आ जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई मुझे आप बताएं, आपके पास है टोल्वीन ए ऑप्शन, आपके पास बी ऑप्शन है जी, आपके पास ये आपके पास साइनाइड लग गया, ठीक है, सियानोबेंजीन, फिर आपके पास एग्जामिनर कह दे ये बेंजीन है और एग्जामिनर आपसे कह दे जी हेलोबेंजीन है। तो बेटे आपसे एग्जामिनर पूछे जी बताओ यहां पर ये बेटे आपसे पूछे ना मोर रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव, तो बेटे इसके लिए आप ऑर्डर याद कर लो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्थो पैरा, देखो अब इसमें मैंने सब कुछ रख दिया, ऑर्थो मेटा, यहाँ ऑर्थो अलहदा, वहां सॉरी ऑर्थो पैरा यहाँ अलहदा, वहां मेटा अलहदा बता दिए, अब मिक्स करके बता रहा हूं। सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा, फिर बेटे हमारे पास बेंजीन आ जाता है, फिर हमारे पास बेटे हेलो बेंजीन आ जाएगा और फिर हमारे पास बेटे कौन आ जाएंगे मेटा डायरेक्टर्स आ जाएंगे। तो बेटे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, यहाँ पे ऑर्थो पैरा कौन है बेटे ए ऑप्शन, फिर हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन, फिर हमारे पास कौन आ जाएगा सी के बाद हमारे पास कौन आ जाएगा बच्चों, सी के बाद हमारे पास आ जाएगा हेलो बेंजीन और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा। अब बेटे याद रखिएगा जो हमारे हेलो बेंजीन होते हैं ना, हेलो बेंजीन, अब हेलो बेंजीन के अंदर क्या होता है कि दो चीजें होती हैं बेटे, एक तो आपको पता है इनके पास लॉन पेयर होते हैं और एक होता है बेटे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बेटे एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक बेटे होता है रेजोनेंस इफेक्ट। बेटे अब ना फेडरल टेक्स्ट बुक की जो न्यू बुक आई है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं ना तो बेटे ये लॉन पेयर वहां शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट की वजह होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का इफेक्ट, जिसकी वजह से ये मेटा डायरेक्टर होते हैं। और बेटे लॉन पेयर मौजूद है तो ये लॉन पेयर जब डोनेट करते हैं तो ये कहलाता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। तो बेटे याद रखिएगा हमारी ये वाहिद डीएक्टिवेटर हैं जो रेजोनेंस की वजह से क्या हैं, जो रेजोनेंस की वजह से हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स हैं। और बेटे ये वीकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होंगे, यहां रेजोनेंस मेथड डोमिनेट होगा ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट, यानी लॉन पर इजीली बेंजीन के ऊपर रेजोनेट करेगा एज कंपेयर टू कि ये क्या करे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर खींचे। इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे वीक होगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। बेटे यहां पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब बेटे यहां पे देखिएगा आप ना 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या करवाते हैं, आप फिनॉल की नाइट्रेशन करवाओ तो बेटे आपके पास 55% ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, 44% आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल, और बेटे इसमें से कितनी परसेंटेज बच गई होगी, जो बाकी परसेंटेज है प्लस यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल, थोड़ी सी अमाउंट के अंदर क्या है वो आ जाएगा। अच्छा बेटे अब यहां पे देखिए बेंजीन की अगर आप नाइट्रेशन कराओ तो वहां पे 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, यहाँ टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई है। बेटे टोल्वीन की अगर आप नाइट्रेशन करवा रहे हो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है, ये देखिए बेटे 58% आपके पास ऑर्थो नाइट्रो टोल्वीन, ये बेटे पैरा नाइट्रोफिनॉल। और बेटे यहाँ पे क्या होगा फ्यू अमाउंट के अंदर क्या बनेगा मेटा भी बनेगा, बट यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारा वुड भी ज्यादा परसेंटेज उसकी बन रही होगी, जैसे यहाँ हमारे पास 55% जो है वो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बड़ा है। बेटे जितना टेम्परेचर कम होता है ना तो टेम्परेचर कम की वजह से हमारे पास काइनेटिक का मतलब होता है यानी जो जल्दी से प्रोडक्ट बनता है उसको काइनेटिक प्रोडक्ट कहते हैं। काइनेटिक प्रोडक्ट डिपेंड कर होता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, तो कम टेम्परेचर होगा तो बेटे कम एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से यहाँ प्रोडक्ट आ जाता है। और हमारे पैरा प्रोडक्ट नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स की वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से ये प्रोडक्ट बनते हैं। बेटे यहां भी देखिए बेंजीन की नाइट्रेशन भी कितना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। बेटे आप लोगों ने नाइट्रो बेंजीन दिया स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर है, किससे कंफर्म हुआ 95 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए 25 था, तो बेटे इससे मेरे पास क्या बना 93% आपके पास 1 2 और 3 डाई नाइट्रो बेंजीन आपके पास प्रोडक्ट आया। 93 के बाद बेटे यहाँ पे 8% आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट आएगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपके पास आएगा, माइन्यूट अमाउंट के अंदर आएगा।
अच्छा, इस तरीके से बेटे क्लोरोबेंजीन है, आपने इसकी नाइट्रेशन करवाई तो बेटे आपके पास 30% नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और बेटे 70% हमारे पास क्या बना, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास बन रहा है। और इसकी वजह क्या बेटे, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये कम क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको वजह स्टेरिक हिंड्रेंस वाला इफेक्ट आ जाता है। नाइट्रो ग्रुप भी बड़ा है, क्लोरो ग्रुप भी क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से बेटे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट कम है। और बाकी वो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो ज्यादा, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। बेटे ये फॉर्मेशन ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटिव बेंजीन जो है ना हमारा, देखो ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन। अब इसमें बेटे क्या, ट्राई सब्स्टिट्यूटिव के अंदर एक बॉस वाला रूल होगा, यानी कि यहाँ पे सब जो ना पोजीशन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, ये डिसाइड करेगा एक तो एक्टिवेटर दूसरी चीज होगी कि दोनों आपस में रीइंफोर्स करके एक सेम पोजीशन को अगर दोनों रीइंफोर्स करते हैं ना, तो बेटे वो पोजीशन हो सकती है, राइट। पहले एक्टिवेटर या फिर या दोनों ऐसी पोजीशन को रीइंफोर्स करेंगे कि एक के लिहाज से, अभी मैं वो करके दिखाता हूं, एक के लिहाज से और दूसरे के लिहाज से एक पोजीशन ऐसी है जिसमें दोनों का इफेक्ट ज्यादा है, तो वहां पे बाहर से आके क्या लगेगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा। मैं आपको जैसे बताता हूं, यहां बेटे आप एग्जांपल देखिएगा, आपके पास ना, आपको पता है जो हमारा नाइट्रो है, नाइट्रो हमारा मेटा डायरेक्टर है, ये मेटा पोजीशन है, राइट। अब बेटे ये हमारा ऑर्थो पैरा है, बेटे ऑर्थो, तो इसकी ये देखो, ये मेटा इसको रीइंफोर्स कर रहा है, बेटे वो इसको रीइंफोर्स कर रहा है, इसका मतलब हमारा इनकमिंग कहां पे आके लग गया, हमारा पैरा पोजीशन के ऊपर आके लग गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है यहाँ पे अकेले की वजह से कोई इफेक्ट नहीं, और रीइंफोर्स इफेक्टमेंट की वजह से सेम पोजीशन को उन्होंने रीइंफोर्स किया और वहां पे आके हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल लग गया। बेटे जैसे अब इसको देखिएगा, आपको पता है कि यहां पर हमारा जो ये है, ये हमारा ऑर्थोपैरा है एंड दिस इज आर मेटा। बेटे मेटा क्या करेगा, मेटा इस पोजीशन को क्या कर रहा होगा बेटे, इस पोजीशन को रीइंफोर्स कर रहा होगा, और हमारा जो ये जो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है जिसे एनिसोल भी कहते हैं, बेटे ये क्या करेगा, ये एक इस पोजीशन को देखो, ये पोजीशन है और ये पोजीशन, और यहाँ पे इसके ये बिल्कुल ये पैरा पोजीशन है। अब इसका मतलब है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वो किस वजह से आगे लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो बेटे ये पैरा पोजीशन पे भी आग लग सकता है और ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे भी। लेकिन बेटे दो ग्रुप्स के दरमियान आके इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का लगना मुश्किल होता है, ये बात भी याद रखना। लिहाजा यहां पे हमारा कहां पे आके लगेगा, ये हमारा आके लगेगा ये OCH3। जो भी आप करवाना चाहते हो, मैं नाइट्रेशन करवाना चाहता हूं, तो बेटे वो नाइट्रेशन यहां पे आके वो नाइट्रो ग्रुप लग सकता है, ठीक है, दो के दरमियान नहीं लगेगा। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि जब आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, तो सबसे पहले देखना एक्टिवेटर अपना रोल प्ले करेगा या वो दोनों मिलके इकट्ठी एक पोजीशन को रीइंफोर्स कर रहे होंगे। ले बेटे आपके सामने, जैसे कि आपको बताया था कि बेटे हर चैप्टर की मैंने समरी बनाई हुई है, बेटे ये देख लें, आपके सामने समरी आके लग गई है, सारे रिएक्शन को समराइज कर दी। इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटे देखो, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडरक्राफ्ट एसाइलेशन। बेटे ये फेडरल टेक्स्ट बुक की ओल्ड बुक में है कि आप लोग ना अल्कोहल लेके उसकी हाइड्रेशन, अल्कोहल है उसमें हाइड्रेशन करवाते हैं, यानी एसिडिक मीडियम लेते हैं, और उससे क्या होता है बेटे, आपके पास अल्काइल ग्रुप बनता है, उससे भी आप अल्काइल बेंजीन बनाते हैं। बेटे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से भी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एल्कीन से भी आप अल्काइल बेंजीन बना सकते हैं। लेकिन बेटे एल्कीन से अल्काइल बेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसके अंदर HCl ऐड करना पड़ेगा। जब आप HCl ऐड करोगे तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, उस अल्काइल हैलाइड से आप अल्काइल बेंजीन बना लोगे। बेटे यहां मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ गया, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, और अगर एग्जामिनर कहता आपको कि भाई इसका मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा, तो बेटे याद रखिएगा यहां पे हम लोगों ने कार्बोकेटाइन बनाने। बेटे कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, आइए मैं बना के दिखाता हूं। ये मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि बेटे यहां पर ना अगर मैं बात करूं क्लोरीन यहां से, बेटे क्लोरीन को हटा देता हूं। जब मैं क्लोरीन को हटाऊंगा तो बेटे आपको पता है कि हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है प्राइमरी, एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटे याद रखिएगा अल्काइलेशन के लिए हमने मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन को बेंजीन के ऊपर अटैक करवाना है। तो बेटे हम इसको अल्कोहल से भी, एल्कीन से भी और ऐसे लंबी चेन से भी अल्काइल बेंजीन बना सकते हैं। बेटे इसी तरीके से आपके पास ये देखो एनहाइड्राइड से आप लोगों ने एसाइलेशन करवाई है, एनहाइड्राइड से भी आपके पास ये ग्रुप बन सकता है। बेटे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन सब्स्टिट्यूशन देखो आपके पास बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल और बेंजोक्लोराइड। बेटे ऑक्सीडेशन टोल्यूइन के ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड, बेटे पैराजाइलिन से आपके पास टर्थेलिक एसिड आ गया, और बेटे टर्शी ब्यूटाइल बेंजीन आपके पास नो साइड चेन ऑक्सीडेशन। और बेटे ये मैंने इथाइल बेंजीन का बताया कि एक
जो वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन के साथ, उसके पास हाइड्रोजन होंगे, तो वहां पे जाके क्या लगेगा, हेलो ग्रुप लगेगा। और बेटे ये आपके पास एडिशन रिएक्शन मैंने आपके सामने समराइज कर दी है, मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता दी है, कंबशन रिएक्शन और ओजोनोलिसिस और बेटे ऑक्सीडेशन, और बेटे ये ओरिएंटेशन आपको बता दी है, इलेक्ट्रोफिलिक, ऑर्थोपैरा और मेटा डायरेक्टिंग, मैंने आपको समराइज करके यहाँ समरी लगा दी है कि ये क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ बता दी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दी है। बेटे सारे का सारा चैप्टर आपके हाथ में है। ये दोनों जो मैंने 1 पेज समरी लगाई है, ये पूरे चैप्टर की जान थी। अगर आप ये समरी सिर्फ नोट कर लोगे तो बहुत इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाती है। नाउ बेटे एमसीक्यू जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप व्हिच रिलीज इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन। बेटे जो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन को, दे आर कॉल्ड ऑर्थोपैरा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। कौन है बेटे, यहाँ पे NO2 ग्रुप इज द राइट आंसर। बेटे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बेटे कौन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, NH2 इज नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो दोनों के हैं हमारे डायरेक्ट और मेटा डायरेक्टर्स हैं। बेटे विच xylene इज मोस्ट इजीली सल्फोनेटेड। बेटे अब वही वाली बात जो हम लोगों ने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर पढ़ा था, एक बेटे हमारे पास ऑर्थोजाइलिन है, एक बेटे हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाएगा मेटाजाइलिन आ जाएगा, और एक बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, पैराजाइलिन आ जाएगा। बेटे वही वाली बात आप लोगों को मैंने बताया कि एक्टिवेटर जो होते हैं पोजीशन डिसाइड करते हैं, या फिर वो दोनों ग्रुप एक ऐसी पोजीशन को सपोर्ट कर रहे होंगे जहां पे वो पोजीशन दोनों एक ही पोजीशन को सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा। बेटे आप देखें इस मिथाइल के लिहाज से बेटे ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप लगा है, यहाँ पे सल्फोनेशन नहीं हो सकती। अच्छा बेटे अब इसके लिहाज से ये पैरा पोजीशन है, इसके लिहाज से बेटे ये वाली ऑर्थो पोजीशन है और ये वाली पैरा पोजीशन है, राइट। इसका मतलब ये दोनों ग्रुप ना किसी एक पोजीशन को सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके लिहाज से ये पैरा है, इसके लिहाज से ये पैरा है, इसका मतलब पैरा पोजीशन की भी सपोर्ट कम होगी। ऑर्थो इसके लिहाज से ये, सॉरी इसके लिहाज से ये ऑर्थो, इसके लिहाज से ये ऑर्थो, इसका मतलब बेटे यहां सल्फोनेशन जल्दी नहीं होगी, इजीली नहीं होगी। अच्छा बेटे मेटा देखो, बेटे इसके लिहाज से ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, और इसके लिहाज से ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, इसके लिहाज से बेटे ये पैरा, और इसके लिहाज से बेटे ये पैरा, राइट। आप जरा ये देखें, ये दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा को ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब है बेटे हमारा राइट आंसर मेटाजाइलिन होगा। हमारा इनकमिंग सल्फोनिक ग्रुप क्या करेगा बेटे, मेटा के लिए ज्यादा इजीली अवेलेबल होगा। मैंने कहा था दो ग्रुप्स के दरमियान नहीं, वो यहां लगेगा या आप यहां लगा लो उसको। अब बेटे ये देखो किस पोजीशन को फोर्स कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके लिए ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, इसके लिए ये ऑर्थो, ये ऑर्थो। बेटे इसका मतलब है दोनों ऑर्थो हैं, लेकिन दोनों सेम ऑर्थो को सपोर्ट नहीं कर रहे, लिहाजा इसकी भी क्या होगी बेटे हमारे पास कम जो है वो सल्फोनेशन होगी। ज्यादा जल्दी कौन करेगा, मोस्ट इजीली मेटाजाइलिन। एंड बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सो कि बेटे आपने चैप्टर में बहुत लर्न किया होगा, चीजें सीखी होंगी, और आपने इसके लेक्चर नोट्स भी नोट डाउन किए होंगे। अल्लाह हाफिज।